हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एसआई के बारे में। उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती आज से 6 दिन पहले आ चुकी है, लेकिन उस कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके पेपर देने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी है। हालांकि इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, हम उन सारे पॉइंट्स पे चर्चा आज यहां पर करने वाले हैं। तो जो भी छात्र, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या उत्तर प्रदेश के बाहर के हों, अगर वो उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा देना चाहते हैं तो वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पे बात कर लेते हैं कौन से पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे वैकेंसी की डिटेल्स, मतलब ये वैकेंसी कब आई है, कब से इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पे आपके लिए होगा जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको किस किस प्रकार की जॉब करने के लिए यहां पर मिलेगी। एसआई का मतलब केवल और केवल सब इंस्पेक्टर से है या उसमें और कितने प्रकार के एसआई में पद हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। जो 2 स्टार है वहां पर किस किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर वेतनमान क्या होगा, वेतनमान में जो आपका अलाउंसेस हैं वो कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, है ना, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो अगला पॉइंट है यहां पर एग्जाम डेट से रिलेटेड। एग्जाम डेट में भी अगर बात करें तो जैसे ही फॉर्म आया उसी दिन से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, 12 तारीख से। लास्ट डेट कब तक की है, फॉर्म में करेक्शन कब से कब तक करा सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो शैक्षणिक योग्यता है आपके पास में, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए या कब तक आपके पास में डिग्री आ जानी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पे अभी आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, किसके लिए कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन हमारे पास में अभी तक डिग्री नहीं आई है, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट को देखते हैं। एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो एज क्राइटेरिया ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब से कोविड आया था, आपको पता है 21 में ये वैकेंसी आई है और उसके बाद 25 है। रेयरली ऐसा देखा गया है कि 4-4 साल में यूपी में वैकेंसी एसआई की आती रहती है ना। तो हमने देखा कि इसके पहले जो हमारी 17 में आई थी, 17 के बाद 21 में आई और 21 के बाद 25 में पुनः ये वैकेंसी देखने के लिए मिल गई है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि यहां पर एज रिलैक्सेशन बहुत अच्छा दिया है सरकार ने। नेक्स्ट है यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से कौन कौन से चरण होंगे इसमें। अगला है एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से यह परीक्षा होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी या फिर कौन से अन्य पहलू यहां पर काम करेंगे। अन्य है यहां पर पीटी कैसे होगा, ठीक है, और पीटी के अलावा पीएसटी रहेगा, उसमें क्या कुछ चीजें यहां पे आपकी शामिल हो कराई जाएंगी। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र किस तिथि से लेकर किस तिथि के बीच तक का होना चाहिए, है ना। इसके साथ ही साथ आवेदन की प्रक्रिया और सिलेबस, ये सारी चीजों का हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करें उसके पहले सबसे पहले आप एक ऐसा देखिएगा कि 2017 में पहली बार ये वैकेंसी, मतलब 4-4 साल का जो हम एक देख रहे हैं ना, क्रम देख रहे हैं, तो 17 में जब वैकेंसी आती है, 17 में कितनी थी यहां पर पोस्ट, तो 3307 पद थे मात्र। ठीक है, 2021 में हम देखते हैं यहां पर 9534 9534 पद थे, जो कि लास्ट टाइम हम देखते हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी थी। मतलब आपने देखा होगा आपके बीच में बड़े भाई, आपके दोस्त यार, सभी लोगों ने यहां पर चयन लिया, है ना। और 9534 पद, क्योंकि बहुत ज्यादा पद होते हैं, कम नहीं होते हैं। लेकिन इस बार की बात करते हैं तो 4543 पद आए हैं 2025 में। तो जो एक आप सीक्वेंस देखेंगे तो ये पाएंगे कि लगभग 4 साल का अंतराल है जहां पर सरकार क्या करती है, भर्ती दे रही है। अब ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम उन कारणों पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस बार की जो भर्ती है वो 4543 पोस्ट पर होगी, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात ये आती है कि साहब जो ये 4543 पदों पर भर्ती होनी है, चूंकि हवलदार के बाद सीधा प्रमोशन ऐसा ही हो जाता है यहां पे, है ना। तो अब बात ये आती है कि कौन कौन से एसआई में पद हैं। तो सबसे पहला यहां पर है जो आपका उप निरीक्षक नागरिक, है ना। क्या है उप निरीक्षक नागरिक, जो है यहां पर ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, जिसके सबसे ज्यादा पद हैं। कितना, 42 पद है, मतलब 4242 पद कम नहीं होते हैं। किसके लिए, उप निरीक्षक पुलिस, मेल फीमेल दोनों के लिए जो पद यहां पर बताए गए हैं, जिसे हम सीपी काउंट करेंगे। ठीक है, सीपी इट मींस सिविल पुलिस के लिए हम इसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर पीएसी। पीएसी में बात करते हैं प्लाटून कमांडर जो होता है आपका, तो प्लाटून कमांडर में उप निरीक्षक सशस्त्र बल है और ये केवल और केवल किसके लिए है, मेल के लिए है, पुरुषों के लिए है। और ये पद हैं यहां पर टोटल 135 पद ही रखे गए हैं। अब महिलाएं यहां पर इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी। नेक्स्ट है पीसी, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष
सुरक्षा बल, जिसे हम स्पेशल आर्म्ड फोर्स कहते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे, है ना, बहुत ज्यादा बच्चे हालांकि इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, जो कि केवल और केवल एक बार नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ऐसा होता है कि जिन्हें आगे प्रिपरेशन करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, वो लोग प्रयास करते हैं कि हम एसएफ में आए। जिन्हें पढ़ाई अब नहीं करनी है, एक नौकरी मिल गई, बस साइड हो जाते हैं, तो फिर ये इसमें नहीं जाते हैं, एसएफ में नहीं जाते, क्योंकि एसएफ में आपको ऐसा रहेगा कि थाना वगैरह तो मिलेगा नहीं, है ना। जब कहीं जाएंगे तो एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई का आपको मौका मिलता रहेगा, और बढ़िया बेहतरीन नौकरी रहती है एसएफ की। मतलब एक बार नौकरी ले लीजिए, कहीं कई कई बार तो आप कई कई दिनों तक बस पड़े हुए हैं, सुबह एक्सरसाइज, शाम एक्सरसाइज, है ना, और जो आपके अलाउंसेस हैं थोड़े बहुत वो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जो कि आपका पीसी है, और ये किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। अब यहां पर 106 पोस्ट है, कितनी है सर, 106 पोस्ट हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी मेल के लिए है, कौन सी फीमेल के लिए है, क्योंकि लास्ट में जब आप वरीयता रखेंगे, है ना, कि किसको प्रेफरेंस दें, तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और प्रेफरेंस देने में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके बीच में जो भी एसआई हैं, आपके पहचान के, उत्तर प्रदेश में, है ना, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र यार कोई भी हो सकते हैं, तो आप उनसे एक बार गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा, है ना। बिना गाइडेंस लिए आप प्रेफरेंस मत डालिएगा, नहीं तो समस्या हो सकती है बाद में, है ना। आगे बात करते हैं यहां पर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की। अब देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट, कितनी पोस्ट कहां पर बताई जा रही है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है सर, यहां पर 1705 पोस्ट है, कितनी है, 1705 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 422 पोस्ट है, 422 है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो सर यहां पर है आपके लिए 1143 1143 पोस्ट है। और एससी कैटेगरी की बात करते हैं, अनुसूचित जाति में 890 है, जबकि एसटी कैटेगरी में पोस्ट है यहां पर कितना, 82, ठीक है। तो ये हो गया सर यहां पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का। तो नागरिक पुलिस के कितने हैं, 42 हैं, ठीक है। टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल 4500 के आसपास ये पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे फिलहाल। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो यार सभी को पता है लगभग, है ना, थोड़ा थोड़ा एक रफ आइडिया तो होता ही है कि साहब एसआई का काम क्या है, एफआईआर वगैरह, है ना, उसको देखने का काम है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, कई बार डेस्क जॉब भी होती है ना, डेस्क जॉब में बहुत सारी चीजें वहां पे शामिल हो जाती है, वो सब करना पड़ता है। फिर इसके बाद में अपर ऑफिस जो सुपीरियर ऑफिसर है उनको रिपोर्ट करना होगा। गश्त में कई बार जाना पड़ जाता है ना, गश्त में कई बार, मतलब इवन तो बटालियन में एसएफ वगैरह को भी देखा होगा गश्त में जाते हुए। फिर जांच पड़ताल जो होती है, जांच पड़ताल में हिस्सा लेना, उसकी प्रॉपर जांच कराना, निगरानी करना, क्राइम कंट्रोल करने में भूमिका निभाना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपके कुछ जॉब प्रोफाइल में जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पे एक पोस्ट आपने देखी होगी एसएफ है ना। एसएफ के लिए बात करते हैं तो एसएफ का तो एक अलग से अभी यहां पर काम ही दे दिया गया, जो मंदिर है, ठीक है। या कि फिर अगर हम बात करते हैं मंदिरों के अलावा जो कुछ अलग जगह हैं, उन जगहों पर इनकी तैनाती आजकल होने लग गई है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी की पूरी एक नई बटालियन या अलग प्रकार की बटालियन बनती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए साहब, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है कि साहब अगर हम एक नौकरी छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए मायने जरूर रखता है। लमसम मोटा मोटा आइडिया आप ऐसा समझ लो कि 55,000 रुपए के आसपास अभी यहां पर उत्तर प्रदेश में जो वेतन है वो मिल रहा है ना। पे लेवल लगभग 6 लेवल है ना। और ये आपके लिए सबसे ज्यादा, मतलब अगर देखा जाए मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के मुकाबले में ठीक है, बढ़िया है, लेवल इनका अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो एग्जाम की डेट की बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए फिलहाल। तो फॉर्म भरने के लिए यहां पर 12 तारीख से ही ये फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी थी। अब 12 तारीख से स्टार्ट है और कब तक है, तो सर 11/9 यानी 11 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा करने की भी वही है सेम, और कुछ संशोधन वगैरह समायोजन कराने की तिथि अलग से दी हुई है, तो ये आप फॉलो ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क यहां पर कितना है, 500 रुपए है अनरिजर्व के लिए, लेकिन एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए है, ठीक है। सामान्य हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इन सभी के लिए 500 रुपए का शुल्क रखा गया है। जबकि हम एससी या एसटी की बात करें तो साहब मात्र 400 रुपए शुल्क है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरना अभी से स्टार्ट करा दीजिएगा अगर आप लोग पेपर देना चाहते हैं, अन्यथा लास्ट में फिर साइट क्रैश कर जाती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं और सब परेशान होते रहते हैं, है ना। इसलिए फॉर्म भरने की प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे कि किस तिथि में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कहता है शैक्षिक अर्हता में कि आपका स्नातक यानी कि यूजी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप सभी को पता है केवल और केवल अगर स्नातक है तो इसके दम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर अब
कुछ टीप लगा दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी यहां पर शामिल नहीं हो सकते हैं जिन्होंने क्या है सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब कि अगर आज आप फॉर्म भरने जाते हैं, भले ही आपने 4 महीने पहले अपना ग्रेजुएशन 5 महीने पहले कंप्लीट कर लिया हो, साल भर पहले, लेकिन आपके पास में अगर डिग्री नहीं आई है, मार्कशीट नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए और अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अगर इस समय उपलब्ध नहीं है फॉर्म भरते समय, तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार से साक्ष्य देते हैं, मेरा ये कंप्लीट है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है ना, आप एफिडेविट लगवाते हैं या कुछ भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं, उसमें बोर्ड जो अंतिम निर्णय लेगा वही मान्य होगा। ये बाकी फिर आप नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा था या वैसा था, इसलिए कंप्लीट हो तभी फॉर्म भरना है। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन। भाई साहब ये बड़ी अच्छी चीज है एज रिलैक्सेशन वाला, क्योंकि यहां पे सभी को लगभग एज का रिलैक्सेशन कोविड के कारण मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर साहब यूआर कैटेगरी की। तो सर यूआर कैटेगरी में दोनों को पहले हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करा लेते हैं। कौन सा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही है, जो आपका सीपी है सिविल पुलिस कहलाता है। साथ ही साथ महिला बटालियन के लिए महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है ना, जिसके लिए हमने यहां पर बात करी थी कि इसकी अलग से पोस्ट है, 106 के आसपास पोस्ट है ये अलग से, और 4200 पोस्ट जो है इसकी ये अलग से। तो इसके लिए यहां पर क्या आपकी उम्र होनी चाहिए ये अलग है, साथ ही साथ जो आपका पीसी है, प्लाटून कमांडर है, और इसके अलावा उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल हुआ, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा पुलिस बल है, ये दोनों की अलग से यहां पर उम्र मांगा है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं, दोनों को एक कर देना चाहिए, परंतु किया नहीं गया है ना। देखिए, क्योंकि यहां पर ये कहते हैं कि 2794 से लेकर और 17/2004 के बीच तक का क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अब यहां पर कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि 1794 से और 17/2004, तो 1794 और 2794 में मात्र एक दिन का अंतर है ना। तो केवल एक दिन के अंतर के कारण कई बार हो सकता है कि आप इसका फॉर्म भर सके, कुछ बच्चे ऐसे आ जाएंगे है ना कि एक का भर सकते, एक का नहीं भर सकते, मतलब वरीयता एक में दे सकते हैं प्रेफरेंस, दूसरे में नहीं दे सकते। हालांकि सिंगल डेट कर देनी चाहिए एक दिन में कुछ, ठीक है, बाकी नियम आपके हैं। अब देखिए यहां पर 3 साल का यहां पर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी कैटेगरीज में आप देखेंगे कि यहां पर जैसे लाइक एससी है, एसटी है, तो 3+5 ईयर रिलैक्सेशन। ठीक है, 3+5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और यहां पे आप उम्र का अपने हिसाब से जो जिस कैटेगरी में है वो देखकर और समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है ना। अब देखिए वैवाहिक स्थिति भी आजकल बड़ी मायने रखती है। अगर आप विवाहित हैं तो ये पॉइंट जरूर देख लीजिएगा है ना, विवाहित हैं तो ये पॉइंट जरूर देख लीजिएगा, और अगर छिपाकर विवाहित हैं, एक से ज्यादा हैं, तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा। कौन सा व्यक्ति पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। मतलब अगर मान लीजिए कि आप हैं, मतलब ठीक है चलो आपको नहीं मानते, किसी और को मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर उसकी 2 पत्नियां दोनों ही जीवित हैं है ना, तो फिर वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, भले ही एक को उसने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, डाइवोर्स नहीं लिया है ना, तो ये थोड़ी सी चीजें अलग रहेंगी। तो क्या कह रहा है कि एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा। कौन सा, जिसने ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले एक पति जीवित हो। लो, अब ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि आपने किसी से विवाह किया है ना, लेकिन वो किसी और से विवाह पहले कर चुकी थी और उसका पति क्या है, जीवित है, और पुनः वो आपसे आके विवाह कर लेती है, तब भी आप अपात्र हो जाएंगे। तो भाई ऐसी कंडीशन वाले तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, खैर चलते हैं आगे, देखते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे। एग्जाम की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होगी। तो सब एग्जाम प्रोसेस में सबसे पहले तो जो परीक्षा के लिए है ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा। ये एक बड़ी बात है कि आपको वही
पेन पेपर लेके ही ओएमआर सीट फिल करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डीवी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। फिजिकल होगा आपका, तो फिजिकल बहुत ज्यादा इतना वो नहीं है, जो सामान्य होता है विभाग में वही फिजिकल यहां पर रखा जा रहा है, हम आगे चर्चा करेंगे। पीटी टेस्ट होगा, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। किसी भी प्रकार से यहां पे आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी, कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाएगी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम। अब देखो, ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम है, तो ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, ओएमआर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, लाइक सबसे फर्स्ट यहां पर सामान्य हिंदी होगा आपका। और एक खुशखबरी मैं आपको अभी बता देता हूं कि मैं आपका पूरा का पूरा हिंदी यही इसी YouTube में बिल्कुल फ्री कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और अगर रिस्पांस मिलेगा तो मैं पॉलिटी आपका कंप्लीट करा दूंगा, मूल विधि करा दूंगा, पॉलिटी करा दूंगा। ठीक है, चलिए, हालांकि पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर व्यवस्थित रूप से मैं यहां पे पॉलिटी भी करा दूंगा, परंतु बात वही है, अगर रिस्पांस मिलेगा तो। ठीक है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान भी थोड़ा बहुत रहेगा। और अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं तो ये चारों सब्जेक्ट्स को, चारों सेक्शन को 40-40 प्रश्नों में डिवाइड किया गया है। अब 40-40 प्रश्नों में डिवाइड किया गया है, मतलब अगर हम एक प्रश्न की बात करते हैं तो साहब जो ये एक प्रश्न होगा, ये कितने का होगा, 2.5 नंबर का होगा, मतलब कितने अंक, 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब ये 2.5 मार्क्स का होगा, और इसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कितने 40 प्रश्न हैं, और 40 प्रश्नों को अगर हम इक्वल करेंगे तो ये टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो साहब ये 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हिंदी की बात। ठीक इसी प्रकार से मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज रहेगा। नेक्स्ट है यहां पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, तो मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा है ना, तो ये रीजनिंग आ जाएगा आपका। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 40-40 लिखा तो है, पर पिछली बार मैथ्स की अगर बात करते 30 था और रीजनिंग यहां पे कितना था, 50 था। तो कुछ इस तरीके से भी आपको देखने के लिए मिल जाता है कि कभी ऊपर नीचे मैथ्स रीजनिंग हो जाती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी सब्जेक्ट्स आपका चेंज नहीं होते, बाकी कुछ आपका चेंज नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग सर, नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे किसी भी प्रकार के नकारात्मक अंक नहीं रहेंगे, लेकिन जो समय है वो 2 घंटे का रहेगा। कितना, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का रहेगा। अगली चर्चा करते हैं, यहां पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट है, नोटिस है कुछ। ये नोटिस ये कहता है, ये ध्यान रखना, जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, भले ही वो एक सब्जेक्ट में 40 के 40 सही कर लें, पर कुछ नहीं होने वाला। क्यों, रीजन ये है इसके पीछे, ये कहा जा रहा है, जो नियमावली है, ये नियमावली कहती है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय, यानी कि 4 सेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन। ठीक है, अगर ये 4 सेक्शन आपके बने हैं तो सभी सेक्शन में आपको 35% ईच चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा सेक्शन जिसमें कि आपके 34% है, तो फिर आप वहां फेल हो जाएंगे, भले ही बाकी में आपका 50-50% आप ले आ लीजिए। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि चारों में आपको एटलीस्ट 35% लाने। एक चीज और है, एड ऑन है, ये ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि कुल 50% अंक जरूर लाने होंगे। कुल 50% मतलब कितना हुआ, कि अगर हम बात करते हैं, कितना बात कर लेते भाई, 4 प्रश्न कितने हो गए सर, 400 हो गए। अब 400 का कितना चाहिए फिर यहां पे हमें, अगर हम बात करते हैं तो साहब 200 अंक चाहिए। ठीक है, इतने तो होने ही चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर अगर फर्स्ट पार्ट कितने का है, 40 का है ना, 40 मतलब अगर हम बात करते हैं प्रश्न है, तो 40 प्रश्न में लगभग हमारे पास में कितने होने चाहिए, तो इसका भी रेशियो निकालना पड़ेगा कि भाई 35% के आसपास, 16 के आसपास आ जाना चाहिए, 15-16 है ना, तो लगभग एक हम राउंड फिगर में 16 ले सकते हैं, तो इतना जरूर होना चाहिए, अन्यथा आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 14 सवाल मान लो, 15 सवाल है ना, 14 ले लो, 15 भी मत लो, 14 सवाल प्रॉपर ले लेते हैं। ठीक है, 14 प्रश्न यहां पे आपके ईच सेक्शन से कंप्लीट होने चाहिए, बनने चाहिए, तभी आप सब में पास माने जाएंगे, अन्यथा आप भले ही किसी अन्य में बहुत ज्यादा ले आए, पर आप पास नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, शारीरिक योग्यता क्या है यहां पर। शारीरिक योग्यता में अब देखो, पुरुषों के लिए स्पेशली जो हाइट की बात करता है, दैट इज 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और लगभग अगर आप इसमें फोर्सेस में जाना चाहते हैं, है ना, तो आपकी इतनी हाइट होगी, तभी आपने मन बनाया होगा। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ी बहुत हाइट के लिए फिर हम परेशान होते रहते हैं, बार बार इंटरव्यू देने, बार बार हम फिजिकल देने जाते हैं। खैर, इसके अलावा यहां पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो बात कर रहे हैं,
इनके लिए कहा गया है 160 सेंटीमीटर। ये केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं साहब? एसटी की बात कर रहा है। बाकी सभी के लिए, सामान्य पिछड़ा वर्ग, एससी, इन सभी के लिए 168 सेंटीमीटर ही हाइट रखी गई है। रिमेंबर, सीने की बात आती है यहां पर चेस्ट के लिए, तो साहब चेस्ट के लिए ये कहा जा रहा है कि ये आपका कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, मतलब कितना? 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, तो ये हो जाता है। ठीक है, चलो अब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर, हाँ ये फुलाव तो आ ही जाता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए यहां पर कहा जा रहा है हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम एसटी कैटेगरी में चलते हैं तो एसटी कैटेगरी में कितना कहा जा रहा है? तो साहब एसटी कैटेगरी में ये 147 सेंटीमीटर की बात है हाइट के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए जो वेट है वो 40 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, अगर 40 किलोग्राम हाइट, मतलब क्या, माफ करिएगा, वजन नहीं है तो फिर पात्र नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, अगली चर्चा करते हैं। यहां पे और कुछ पॉइंट्स क्या है हमारे लिए? हाँ जी, देखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीटी जो है आपका कौन सा? शारीरिक दक्षता परिणाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए बात करता है। किसके लिए? पीटी के लिए। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करेंगे। कितना? 4.8 किलोमीटर विद इन 28 मिनट्स। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर महिलाओं की बात आती है, फीमेल की बात आती है, तो सर फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर विद इन 16 मिनट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि यहां पे थोड़ा सा कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। फिजिकल आपका जो पीटी है वो बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं। अगला है जाति और निवास या जो अन्य प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर ली जाए। ठीक है सर, तो जाति प्रमाण पत्र क्या है, किसके लिए, किस तिथि से किस तिथि के बीच के मान्य माने जा रहे हैं? जैसे सबसे पहला अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए कहा जा रहा है, जो इनका जाति प्रमाण पत्र है कब तक का? 11/9/2025। कब तक का? 11 सितंबर 2025 की तिथि का है ना, यहां तक का है। तो फिर ये आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं, किस तिथि से, किसी भी तिथि से 11 सितंबर 2025 तक अभी आपका है, तो फिर दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी क्या है? एक तिथि दी गई है 11 सितंबर तक का, है ना। इसके पहले वाले देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे आपका किसका है? ओबीसी के लिए। ठीक है सर, ओबीसी के लिए यह कहा जा रहा है कि जो 1/4/2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच में अगर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1/4/25 से लेकर और 11 सितंबर 2025 तक का यहां पर वैलिड है। मूल निवासी प्रमाण पत्र सभी के लिए है 11 सितंबर 2025, सबके लिए जो लास्ट डेट है टिल डेट 11 सितंबर 2025 ही रखी गई है। नेक्स्ट है यहां पर ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको पता है ओटीआर बनता है। ठीक है, जब तक ओटीआर फिल नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कराना ही पड़ेगा आपको। अभी बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं दी होंगी आरओ एआरओ वाली, है ना, तो जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दी उस टाइम पे जिस प्रकार से आपका ओटीआर था उसी तरीके से ओटीआर जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान देंगे, है ना, ये करा लीजिएगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा तो वो आपको मिल जाएगा कैसे इसको फिल करना है। फोटोग्राफ के लिए जैसे कहा गया फोटो कैसी होनी चाहिए, तो रियल टाइम लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पुरानी फोटो आप ले जाके डाल दीजिए, है ना। और इसमें अपलोड के दौरान अगर आप मान लीजिए कभी ऐसा होता ना कि आपने कैप लगा रखी है ना, स्पेक्स लगा रखे हैं, चश्मे वगैरह लगा रखे हैं, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, प्रॉपर फोटो नहीं आती है ना। तो इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, धुंधली नहीं होनी चाहिए, और ऐसा करके जो सामान्य रूप से कहा जाता है इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी आप अच्छे साइबर वाले के पास जाएंगे तो वो आपका फॉर्म बहुत इजीली फिल कर देंगे। ठीक है, आवेदक के सफेद कागज पर काली स्याही से 50 मिलीमीटर बाई 20 मिलीमीटर आकार के ही यहां पर बॉक्स में बंद करके और हस्ताक्षर आपके सबमिट होने चाहिए, है ना। रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको ब्लॉक लेटर्स में नहीं करना है, रनिंग लेटर जो होता है उसी में आपको यहां पे साइन करना है। ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट, ठीक है, वो फॉर्मेट वगैरह बन जाता है, इसका भी इतना कोई ज्यादा इशू रहता नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, है ना। पदों की वरीयता, पदों की वरीयता में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके पास में 3 प्रकार की पोस्ट हैं। कौन सी? वही नागरिक पुलिस,
जो आपका कौन सा है, सीपी है, सिविल पुलिस है, और ये है आपका प्लाटून कमांडर पीएसी जो है ये हो गया, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल ये है। तो ये 3 है पुरुषों के लिए और ये 2 है कौन सा, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे समझ लीजिएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, उसको प्रेफरेंस फर्स्ट डालिएगा, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस का ही गेम है यहां पर। अगर प्रेफरेंस गलत डाल दी तो बाद में जीवन भर फिर आपको बस पछताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मुझे याद है एक स्टूडेंट थे 2017 में मेरे, है ना, 2017 में बस एक छोटी सी गलती हुई थी और उसके बाद में वो एसएफ, बाद में फिर वो एसएफ में गए थे। हालांकि शुरुआत में 1 साल तक वो परेशान रहे, बाद में आज भी वो कहते हैं कि सर बहुत शानदार, बहुत अच्छी नौकरी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से आप सभी लोग। चलते हैं आगे, देखते हैं सिलेबस के बारे में। सर सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको युद्ध लड़ना है और आपको यही नहीं पता कि मुझे किसे मारना है, तो गलती ये हो सकती है कि आप पता चले अपने वाले लोगों को मार के आ जाओ। ठीक है, तो सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सामान्य हिंदी जो आता है 40 प्रश्न रहेंगे, और 40 प्रश्न आपको पता है ये 100 मार्क्स के रहेंगे। कितने, 100 अंक के रहेंगे। अब इसमें कौन सा टॉपिक रहेगा, जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, सभी भाषाओं के बारे में, है ना, व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे वर्णमाला है, तत्सम तद्भव, मतलब पूरा का पूरा शब्द भेद आ जाएगा यहां पर, है ना। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और अनेकार्थी शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे, अशुद्ध वाक्यों के लिए मतलब वाक्य का पूरा चैप्टर आ जाएगा। शब्द भेद तो है ही, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग वचन काल कारक वाच्य ये रहेगा ही, है ना। उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा, संधि आ जाएगा, समास आ जाएगा, विराम चिन्ह आ जाएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार इंपॉर्टेंट है, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रहेंगे। हिंदी भाषा के जो प्रमुख पुरस्कार हैं ये रहेंगे, और हिंदी का मिसलेनियस पार्ट रहेगा जिसे हम विविध के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको अलग से भी एक सिलेबस बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा। अब बात आती है साहब मूल विधि, तो मूल विधि में आपको पता है बीएनएस जो है अभी नई वाली, है ना, भारतीय न्याय संहिता है ना। इसके अलावा हम बीएनएसएस की बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये भी है। महिला, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के संरक्षण के लिए जो कुछ विधिक प्रावधान है ना, जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, महिला अधिकार संरक्षण आयोग है, इस तरीके से जितने भी कमीशन है, जितनी भी बॉडीज हैं, ये हमें यहां पर देखने पड़ेंगे। यातायात नियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, दोनों ही देखने हैं यहां पे, है ना। ह्यूमन राइट एक्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये देखना है। इसके अलावा जो आपका आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, आयकर अधिनियम है ना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, साथ ही साथ आईटी एक्ट है, साइबर एक्ट है, पीआईएल है, जनहित याचिका है, और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, भूमि सुधार जो लैंड रिफॉर्म है, भूमि अधिग्रहण के कानून है, भू राजस्व संबंधी कानून है, सामान्य ज्ञान है। इसके अलावा ये सब कुछ इसमें आएगा। इवन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली यहां पे बात कर रहा है किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब जो आपका संविधान का उद्देश्य है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इससे रिलेटेड प्रश्न है ना। यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे आपके, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। इवन यहां पे सामान्य ज्ञान जो रखा हुआ है, इसमें आपका ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, तो सामान्य विज्ञान यानी साइंस भी आ जाएगा आपका, पूरा का पूरा ये सारे पार्ट रख दिए गए हैं। इवन आप यहां पर यूपी का भी जो सिस्टम है ना, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश का जो सामान्य जीके है वो भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगली चर्चा करते हैं, यहां पे आपका एक और सब्जेक्ट है, दैट इज संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। अब ये आपका मैथ्स से रिलेटेड है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, ये पूरा सिलेबस आपके सामने दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। बाकी ये क्लास में मैं पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड कर दूंगा, सिलेबस में क्या कुछ चीजें पूछी जाती हैं, किस लेवल की आती हैं, वो भी मैं एक बार डिकोड कर दूंगा। नेक्स्ट अगली चर्चा है यहां पे आप लोगों के लिए रीजनिंग के लिए सर, ठीक है। अब रीजनिंग की जो चर्चा की जाए तो रीजनिंग तो देखिए पिछली बार रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा थे, है ना, तो रीजनिंग को थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसमें रीजनिंग में किस किस टाइप की रीजनिंग है, सारी रीजनिंग को हमें यहां पे देखना पड़ेगा। फिलहाल ये था आपका पूरा का पूरा सेशन, जिसमें हमने चर्चा कर ली है उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती परीक्षा के बारे में। अब आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि छोटे छोटे शॉर्ट्स में लेकर जरूर आता रहूंगा, जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है, ठीक है। बाकी रही बात सिलेबस की, सिलेबस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में आपका बिल्कुल फ्री यूट्यूब में करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा है नहीं ये, है ना, बहुत आसान है, आपका व्याकरण वगैरह बाकी चीजें बहुत आसान है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, मैं YouTube में फ्री करा दूंगा आप लोगों के लिए। बशर्ते आपको यहां पे मैसेज करना पड़ेगा, रिस्पांस दिखाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।